So, good morning, students. Today we will again revise creating Android project with the help of Android Studio. So, hopefully, you are going to see some screen. Okay. So, here, okay, go to Windows. So, in my machine, Windows 10 is installed. So, I will go into search box and just press Android Studio. Okay. So, when particular option will be available for launching an Android Studio, just click on that. You will see Android Studio is loading. As the machine is new and everything is well configured with SSD hard disk, 32 GB RAM, Android Studio loads faster. Okay. For you, just I will again create a new project. So go to new project. If you are first time installing Android project, then on welcome screen there is new project option. But here in file menu, go to new option and create a new project. So as I earlier said, in Android version 4.1.2, you will be directly redirected to select project template window. So here, obviously, we have to select empty activity, but there are other activities for phone and tablet, like no activity, basic activity, button navigation activity, okay? Then full screen activity, Google AdMob, ads activity, Google Map activity, login activity. These are templates. Okay. Then master detail flow, navigation drawer, settings activity, scrolling activity. Okay. Tabbed activity, multiple tabs है 1, 2, 3, fragment view model और native C++ का आप प्रोजेक्ट बना सकते हो. So these are built-in templates. So आप लोगों को सेपरेटली डिजाइन करना नहीं है. जस्ट लॉजिकल कोड में जो टेम्पलेट से रिलेटेड एलिमेंट्स है, आइटम्स है या स्ट्रक्चर्स है, उनको आइडेंटिफाई करके चेंज करना है. As of now, we are going to select only empty activity. Then press next. This is in Android version 4.1. When we select next, obviously here we can give the. So I'm giving the name my first. Okay, वो प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है तो वी कैन गिव दैट वन. माय फर्स्ट एंड्रॉइड. ओके. बट अगेन आई विल सजेस्ट कि आप लोग उसमें स्पेस ना रखते हुए थोड़ा कैपिटल स्मॉल केस का ऑप्शन वहां पे रखो ताकि प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन और एक जगह से दूसरी जगह पे डिप्लॉय हो तो कुछ चेंज नहीं हो जाए. यू कैन ऑल्सो चेंज ऑफ योर नेम ऑफ योर पैकेज लाइक com.tushar.com लाइक दैट. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो दैट विल बी effective. So if I'm writing com dot my name, that doesn't have any effect. Com dot my name dot first Android, वो मेरे प्रोजेक्ट का नाम रहता है. नेक्स्ट है लोकेशन. जो मेरे पास सिर्फ एक ही हार्ड ड्राइव है तो मैं उसी को उसी जगह पे स्टोर कर रहा हूँ सी ड्राइव पे. ओके. एंड देन देर इज ऑप्शन सिलेक्ट द लैंग्वेज. जब भी आप इंस्टॉल करके पहले सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कोटलिन सिलेक्टेड रहेगा. वो डिफॉल्ट सेटिंग कोटलिन का है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं एंड्रॉइड विथ जावा, तो आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना है? जावा. देन मिनिमम एसडीके. जब एंड्रॉइड इंस्टॉल करते हो तो उसका एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट रहता है. ओके. तो वो ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ रहता है. ओके. तो वो एपीआई आप लोगों के स्टूडियो के साथ ही इंस्टॉल होता है जब आपको पूछता है तो वही सिलेक्टेड रहने देना है जो डिफॉल्ट है. बिकॉज अभी एंड्रॉइड एपीआई 19, 20, 21 भी आया है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर हम लोगों का प्रोजेक्ट जल्दी होने के लिए फॉर टेम्पररी रीजन टू लर्न द एंड्रॉइड हम लोग एंड्रॉइड जेली बेन सेलेक्ट करेंगे. रीजन ये है कि विद द हेल्प ऑफ एपीआई एंड्रॉइड 16 और एंड्रॉइड 4.1 जेली बेन, your app will run on approximately 99.8% डिवाइसेस. मतलब लगभग सभी डिवाइसेस पे रन होगा. लेकिन अगर हम लोग कोई API 23 यूज करते हैं तो सिर्फ 84% डिवाइस पे वो रन होगा. ओके. अगर मैं एंड्रॉइड API 30 यूज करता हूँ तो सिर्फ 1% ऑफ डिवाइस पे रन हो, जो लेटेस्ट अपडेटेड डिवाइसेस है और जिसमें एंड्रॉइड ओरियो है.
तो सारे डिवाइसेस, इट्स नॉट एंड्रॉइड ओरियो, एंड्रॉइड 11.0 कुछ ही डिवाइसेस सपोर्ट करते हैं, यू शुड अंडरस्टैंड। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जेली बीन वहाँ पे 4.1 करेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस पे रहेंगे। नहीं तो क्या करोगे, आप लोग ऐप बनाओगे और वो दूसरे डिवाइसेस पे रन नहीं होगा। तो इसके लिए एक डायग्राम आप लोगों को बताया, यू कैन सी, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म एंड वर्जन डिस्ट्रीब्यूशन, कमेंट इन दैट, do you able to see this? Students, I'm waiting for your reaction in the chat box. Okay, okay, so here you can see कौन सा वर्जन कितने डिवाइसेस पे चलता है, अवेलेबल एंड्रॉइड डिवाइसेस पे। आइसक्रीम सैंडविच का कुछ उन्होंने वहाँ पे निकाला नहीं है परसेंटेज, बट जेली बीन अभी जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, लेटेस्ट से या फिर ओल्ड वाले, उसमें से 99.8% डिवाइसेस पे ये एपीआई, मतलब अभी हम लोग ऐप इसमें बनाएंगे तो वो किसी भी पर्टिकुलर दूसरे जेली बीन या फिर किटकैट ऐसे जो हार्डवेयर डिवाइसेस है उसमें चले। तो यहाँ पे एंड्रॉइड 10 तक दिया है, एक्चुअली एंड्रॉइड 11 तो 1% पे होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का एपीआई चूज करना चाहेंगे जो मैक्सिमम डिवाइस पे रन है। तो इसलिए हम लोग एंड्रॉइड एपीआई 4.1 जेली बिन का ले रहे हैं, एपीआई नंबर इज 60। ओके, तो दैट इज वन। आप लोग व्यूज लीगेसी एंड्रॉइड वो चेक कर सकते हो, बट ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो कोई आप लोगों को जरूरत नहीं जाना। जस्ट आप लोगों को क्या करना है, एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, आप लोगों को प्रोजेक्ट का नाम सिलेक्ट करना है, पैकेज नेम भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर पहली बार जब रन करोगे तो यहाँ पे जावा सिलेक्ट होना चाहिए। एक बार जावा में अपने प्रोजेक्ट बना दिया, नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली जावा सिलेक्ट रहेगा। इसका रीजनिंग मैंने आपको बता दिया है कि क्या है। आई एम प्रेसिंग फिनिश। आप देख सकते हो कि हाउ फास्ट दिस मशीन इज। पुराना प्रैक्टिकल, पुराना मशीन पे भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा। तो एक नया प्रोजेक्ट बन के रेडी है एंड दैट इज लोडिंग। ओके, यहाँ पे चेक करेंगे, मैं ये पुराना प्रोजेक्ट को डिलीट क्लोज कर रहा हूँ, सो दैट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का उतना ही मेमोरी स्पेस फ्री हो जाए। स्टिल प्रोजेक्ट एक्टिविटी एंड अदर फाइल्स आर रेडी, बट आप लोगों का प्रोजेक्ट अभी भी इनिशियलाइज हो रहा है, नाउ इट इज रेडी। सो बेसिकली इट टेक्स वेरी लेस टाइम right now because of machine configuration. So all other things, project panel window, palette, constraint layout, other activities I have already explained to you in previous lecture. So today what we are going to do, again we are going to run this particular project with some button control. Okay, okay, and then the hello world ka text we can change. So button control ko, as previously explained in last lecture, we have to give some constraint first। उसको टॉप बॉटम में रिलेटिवली यहाँ पे बनाएंगे, या फिर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में जाके राइट क्लिक से भी कर सकते हो। देन वी कैन चूज द पोजीशन ऑफ बटन। जस्ट कोई एक्शन नहीं कर रहे, एक जीयूआई हेलो वर्ड का एक प्रोग्राम है तो वो वहाँ पे बताएंगे। हेलो वर्ड में हम लोग एट्रीब्यूट में जाकर हेलो वर्ड की जगह पे कुछ वैल्यू चेंज करते हैं। ओके, माय ओके, माय एंड्रॉइड आई एम प्रिंटिंग देयर। ओके, and just we will change the size, so we have to add an attribute। okay, declared attribute में से आप लोगों को attribute ऐड करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ऐड attribute पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं टेक्स्ट साइज चाहिए मुझे, तो नीचे मुझे ऑप्शन मिला ऑटो सजेशंस में, और यहाँ पे मैंने उसको 36 की पॉइंट रखा है ताकि वो कैपिटल बड़ा रखे। ठीक है, तो नाउ द प्रोजेक्ट इज रन। यहाँ पे मेन एक्टिविटी में हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। देन यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम लोगों का जो रेड फ्लैग है कंस्ट्रेंट का वो भी नहीं है। नाउ वी कैन रन द प्रोजेक्ट। ओके, नाउ बिफोर लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट, यहाँ पे एवीडी मैनेजर एक रहता है, बिल्ड रन में से रन प्रोजेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप लोग एवीडी चेक कीजिए। यहाँ पे मेरे पर्टिकुलर मशीन में टूल्स एवीडी मैनेजर में इस पर्टिकुलर नए मशीन में दो एवीडी इंस्टॉल्ड है। एक है पिक्सल 3 एपीआई, ओके, जो इसमें 9.4 GB साइज ऑन डिस्क उसका है।
और दूसरा है पिक्सल एक्सेल API 27 जिसका 3.6 GB साइज ऑन डिस्क। नाउ दैट डिपेंड्स कि अभी पर्टिकुलर कौन सा रहता है। नाउ फॉर माय मशीन पिक्सल एक्सेल API 27 इज गिविंग एरर। ओके, इसका रिजोल्यूशन ज्यादा है, इसका डिस्क साइज कम है लेकिन स्क्रीन रिजोल्यूशन ज्यादा है, तो हायर कॉन्फ़िगरेशन उसको भी लगेगा मेमोरी में जगह ज्यादा है। इसका रिजोल्यूशन कम है बट ये एग्जीक्यूट होता है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज दिस। यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन एरो मिल रहा है, इसको क्लिक करूंगा एंड देन आई विल सिलेक्ट द नेक्स्ट वन। ठीक है, फिर से ड्रॉप डाउन पे गए और मैंने सिलेक्ट किया पिक्सल अंडरस्कोर 3a अंडरस्कोर API, ये वाला। ओके, एंड नाउ आई विल रन द प्रोजेक्ट। तो ये आप लोगों को पता चलेगा जैसे जैसे आप अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। सो एवरी इमुलेटर डजंट रन, बट ये आप लोगों को पता चलेगा। So you can see how fast emulator is launched on this particular device. आप लोगों को इमुलेटर दिख रहा है, ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ, बट ये पुराना प्रोजेक्ट है। अभी नया प्रोजेक्ट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, इमीडिएटली इंस्टॉल भी हुआ, लॉन्च भी हो रहा है, एंड नाउ यस फिनिश। So now your project is launched. You can see here my Android button. Finish. One thing student you need to remember here, that the configuration of this machine is very high. Whatever I am showing you. This particular laptop is of 32 GB RAM, okay, plus i7 Intel processor, plus 1 TB hard disk, but not a normal hard disk, 1 TB SSD hard disk. So this is the configuration of this laptop. That's why you are getting immediately and fast results. So that doesn't mean कि you have to tell your parent to purchase that one, wrong thing. आप लोगों के लैब में काफी कॉन्फ़िगर्ड मशीन है, अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस पर नहीं जा सकते, बट अगर हम लोगों को कोई भी चांस मिलता है तो हम लैब में सारे मशीन हमारे जो डेस्कटॉप रहते हैं उसका बहुत फास्ट प्रोसेसिंग रहता है, बिकॉज उसका हार्डवेयर स्टेबल रहता है डेस्कटॉप मशीन पे। तो अगर आप लोग 8 GB रैम वाला लैपटॉप और 8 GB रैम वाला डेस्कटॉप मशीन कंसीडर करोगे तो 8 GB डेस्कटॉप मशीन आपको बेटर परफॉर्मेंस देता है इन केस ऑफ स्पीड एंड एग्जीक्यूशन ऑफ थिंग्स। तो हमारे सारे प्रैक्टिकल आसानी से, इतना स्पीड से नहीं होंगे एग्जीक्यूशन और ये सारा चीज, बट हो पाएंगे लैब में। So you need to just see and learn from this particular project that I am going to demonstrate. Okay. So this is all about running the project. Let us learn the components of Android. The Android has application components that are essential building blocks of an Android application. These components are loosely coupled with application manifest file, which we have seen, where we are going to change the themes and so many other things that are related to our normal application or single app that we are going to create in Android Studio. This describes each component of the application and how they will interact, like which theme will be there, which color combination will be there, which will be going to be your first activity when application will be opened by an user. There are following four main components that can be used within the Android application. First is activities. We have seen that. Okay. So activities are UI that handle the user interaction to the smartphone. The pages that using which user interact with the mobile. The second important component is services. The services handle the background processing associated with applications. So there are so many services are there. We are going to see that one in detail also. So services handle background processes. Next component है important, उसका नाम है broadcast receiver. They handle communication between operating system and application. You know that we need a base operating system. On this operating system, we are going to install the application, and operating system manages memory and launches the application. So broadcast receivers are there for handling the communication between OS and application. And then the last important component is content provider. They handle data and database management issues. Some of the application might need to store the data. Okay, few of them are just information purpose, so they need to handle the data into database. So whenever there is a database activity, we will require a content provider. Let us see about activity. The mobile app experience differ from its desktop
काउंटर पार्ट, बिकॉज डेस्कटॉप ऐप में क्या रहता है, बड़ा स्क्रीन रहता है, काफी ज्यादा हार्डवेयर सपोर्ट रहता है। मोबाइल क्या है, कॉम्पैक्ट, छोटा है, हार्डवेयर भी कॉम्पैक्ट है, मिनीचर डिजाइन है। तो उससे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट मोबाइल्स आर नाउ सच अ स्मार्ट सिमिलरली एक्ट लाइक अ लैपटॉप और सम कंप्यूटर, बट फिर भी उनके अपने अपने रिस्ट्रिक्शंस। Instead, the user journey often begins with non-deterministically with the mobile app. For instance, if you open an email app from your home screen, you might see a list of emails. By contrast, if you are using social media app that then launches your email app, you might go directly to email app screen for composing an email. So the activity class is designated to facilitate this paradigm. Whatever user want to go, that activity he will select and user will be navigated to that particular app or program. When one app invokes another, calling app invokes an activity of that other app. जब हम बोल रहे हैं कि एक ऐप से दूसरे ऐप में जा रहे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो पैराडिगम सीखिए। फॉर एग्जाम्पल आपने सोशल मीडिया ऐप ओपन किया, ओके, उसमें से आप लोगों को कुछ अच्छा लगा तो आप लोगों को शेयर करना है एक्सटर्नली, तो आप शेयर बटन पे क्लिक करते हो, तो एक एक्टिविटी आपका सोशल मीडिया का चल रहा है वहाँ पे, शेयर एक्सटर्नली पे आपने क्लिक किया तो यू वांट टू शेयर इट विथ सम डिफरेंट ऐप, दूसरा ऐप और दूसरा एक्टिविटी। तो वन एक्टिविटी टू दूसरा एक्टिविटी या वन ऐप टू दूसरा एक्टिविटी का जो कम्युनिकेशन का पैराडिगम है वो एक्टिविटीज के थ्रू ही हैंडल होता है। ओके, so activity generally UI है, so that provides a window in which app draws its user interface. This window typically fills the screen. Screen fill हो जाता है, but may be smaller than screen and float on top of other windows. जब दूसरा विंडो शुरू होता है तो आप मोबाइल में देख सकते हो, मोबाइल में भी ऑलमोस्ट मल्टीटास्किंग है, तो आप लोग मल्टीपल साइमल्टेनियसली ऐप आपके बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं, बट जो ऐप आपने पहले डायरेक्ट किया वो टॉप ऑफ अदर विंडोज रहता है। जनरली वन एक्टिविटी इम्प्लीमेंट वन स्क्रीन इन द ऐप जो सामने है वो। For instance, one app's activity may implement preference screen while other activity implements select photo screen. But जो सामने यूजर सिलेक्ट करेगा वो एंटायर स्क्रीन को ऑक्युपाई करेगा। Most apps contain multiple screens, which means that they comprise multiple activities. Typically, one activity in one app is specified the main activity, as we have seen in our first practical today also, which is the first screen to appear when user launches the app. Each activity can then start another activity in order to perform different actions. For example, main activity in simple email app may provide screens that shows an email box. From there, the main activity might launch other activities that provide screens for tasks like writing emails, opening individual emails, so on. Although activities work together to form cohesive user experience, because सिर्फ एक एक्टिविटी पेज से तो आपका ऐप बनना मुश्किल है, या तो फिर उसमें लिमिटेशंस बहुत रहे। पहला, आपके इंडिविजुअल ऐप में भी मल्टीपल एक्टिविटीज रहती है, और ऐप टू ऐप में अगर हम बात करेंगे तो हर एक ऐप के अपनी अपनी एक्टिविटीज रहेंगी, मल्टीपल्स। सो दे एक्ट ऑल एक्टिविटीज वर्क टुगेदर टू फॉर्म कोहेसिव यूजर एक्सपीरियंस। कोहेसिव मतलब बॉन्डेड, एक दूसरे से लिंक करके वो काम करते हैं। ईच एक्टिविटी इज ओनली लूजली बाउंड टू अदर एक्टिविटीज। There are usually minimal dependencies among activities in apps. In fact, activities often start up activities belonging to other apps. For example, a browser app might launch a share activity of social media app. ब्राउजर में से भी आप लोग शेयर एक्टिविटी कर सकते हो, जो एग्जांपल मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया है। एक एक्टिविटी से आप दूसरे एक्टिविटी में भी जा सकते हो, या फिर अगर आपको समझने में एक्टिविटी वर्ड का कंफ्यूजिंग हो रहा है तो एक ऐप से दूसरे ऐप में जा सकते हो। बट यहाँ पे उसका लॉजिकल मीनिंग एक्टिविटी को है दैट शेयर्स द स्क्रीन और यूजेस द एंटायर स्क्रीन। To use activities in your app, you must register information about them into app manifest.xml file. Starting activity फिर बाद में logical connection of activity. Again, we need to manage the activity life cycle appropriately. So let us talk about Android services, the second important component. So let us see this particular diagram. सर्विस का लाइफ साइकिल कैसे होता है, ऑब्जेक्ट, देन कंटेक्स्ट, देन रैपर एंड देन सर्विस। ये टॉप टू बॉटम मैंने आपको बोला है। तो सर्विस शुरू होता है, देन इट रैप्स द कंटेक्स्ट रैपर, देन कंटेक्स्ट टू ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर एक्चुअल वैल्यू तक रीच होता है। ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट इन much more detail. Android service is a component that is used to perform operations on the background, such as playing music, handle the network transition, interacting contact provider, etc. It doesn't has any UI
interface. The service runs in the background indefinitely even if application is destroyed. Moreover, service can be bounded by a component to perform interactivity and inter-process communication. The Android.app.service is subclass of context wrapper class. This information you are not. This is not going to be asked you for theory exam. Okay, but still, if we are learning a separate subject as a practical component, we should have some information about it. Components. Okay, the practical app service is subclass of context wrapper class in Android. There can be two forms of service. एक life cycle of service can follow two different paths. One started and bound. जब सर्विस स्टार्टेड सर्विस का मतलब क्या होता है और बाउंड सर्विस का मतलब क्या होता है? सर्विस इज स्टार्टेड व्हेन कंपोनेंट लाइक एक्टिविटी कॉल्ड स्टार्ट सर्विस. अगर एक्टिविटी में स्टार्ट सर्विस नाम का मेथड है तो हम लोग उसे कहेंगे कि वो स्टार्ट सर्विस वे से शुरू हुआ है. नाउ इट रन्स इन द बैकग्राउंड इंडेफिनेटली. एक बार सर्विस स्टार्ट हो गया तो बैकग्राउंड में जब तक उसको टर्मिनेट नहीं करेंगे तब तक वो रन होता है. इट इज स्टॉप बाय स्टॉप सर्विस मेथड. द सर्विस कैन स्टॉप इटसेल्फ बाय कॉलिंग स्टॉप सेल मेथड इफ द कोडिंग इज स्मार्ट by triggering some event that will make that particular service to stop cell. Okay, now this is important. Bound services, ये तो नॉर्मल सर्विस है, कोई भी सर्विस स्टार्ट होगा और एंड करेंगे तो एंड होगा. व्हाट यू मीन बाय बाउंड सर्विस? द सर्विस इज बाउंड when other component calls the bind service. Okay, now we are talking about interactive app एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं. The service is bound when other component, for example, client or user, calls the bind service method. The client can unbind the service calling by unbind service. Now, what happens exactly? Client calls the bind service. का मतलब क्या है? The service cannot be stopped until the client unbinds the service. So, whenever user opens an app, okay, so it goes to start service. By default, अगर कोई start या background में कोई app initiate होता है, मोबाइल शुरू करोगे तो सिस्टम के कोई ऐप रन होना शुरू हो जाते हैं जो आपको स्क्रीन के सामने नहीं दिखेंगे, वो बैकग्राउंड में रन होते हैं. तो वो कौन सा लाइफ साइकिल फॉलो कर रहे हैं? स्टार्ट सर्विस. लेकिन मोबाइल ओपन करने के बाद यूजर ने कोई स्पेसिफिक ऐप सिलेक्ट किया है, तो दैट मीन्स क्लाइंट स्टार्टिंग द सर्विस, दैट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड बाइंड सर्विस. और सिंपल करें इसको, अगर अपने आप मोबाइल जब शुरू होता है तो बैकग्राउंड प्रोसेस जो सिस्टम जनरेटेड शुरू हो जाती है ऐप से रिलेटेड, लेट अस से कुछ नेटवर्क से रिलेटेड और इंटरनेट से रिलेटेड, तो वो स्टार्ट सर्विस का लाइफ साइकिल अडॉप्ट करता है. या फिर जब यूजर कोई ऐप लॉन्च करता है तो वो कॉल टू बाइंड सर्विस. बाकी फेजेस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. ऑन क्रिएट दोनों में भी कॉल होता है. ऑन स्टार्ट कमांड यहाँ पे चेंजेस है ऑन बाइंड कमांड. जब सर्विस रनिंग रहते हैं क्लाइंट्स आर बाउंड टू द सर्विस, दैट मीन यूजर इज यूजिंग द सर्विस, और यहाँ पे सर्विस बैकग्राउंड में रन होती है. Okay, all clients unbind the calling method unbind service. जब यूजर ऐप क्लोज कर देता है, यूजर ऐप क्लोज कर देता है तो ऑन अनबाइंड मेथड कॉल होती है, फिर ऐप डिस्ट्रॉय होता है मेमोरी में से, फिर वो क्लोज होता है, सर्विस शट डाउन. वाइल जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस है, जो सिस्टम जनरेटेड प्रोसेसेस है, वो अपने आप चलते रहते हैं जब तक हम मोबाइल बंद नहीं करते या फिर हम लोग उसको एक्सटर्नली टर्मिनेट नहीं करते या फिर अपने आप को बंद नहीं करते, तब तक वो चलते रहती है. तो यूजर कैन नॉट, मतलब वो अपने आप भी बंद हो सकते हैं बट जनरली उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग. Let us understand in more detail started and bound service by background music example. Now you all need to have a careful look or properly listening to this particular paragraph because this is the example. Suppose I want to play music in the background. Suppose I want to play music in the background. So call to start service method. Okay, in generally अगर मेरे पास कोई ऐप है सिस्टम वाला जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि वो बैकग्राउंड में शुरू होता है. बट आई वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ करंट सॉन्ग बीइंग प्लेड, तो आई वांट टू प्ले आल्सो इन द बैकग्राउंड, बट मुझे उसका इंफॉर्मेशन भी चाहिए, उसका सॉन्ग किसने लिखा या फिर लिरिक्स क्या है, एवरीथिंग. आई विल बाइंड द सर्विस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट करंट. तो बैकग्राउंड में मेरा सॉन्ग चल रहा है और फ्रंट एंड में मुझे उस पर्टिकुलर सॉन्ग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते जाएगा. तो आई विल प्रिपेयर ऐप. सारे म्यूजिक ऐप ऐसे ही रहते हैं, अगर आपने देखा रहेगा जब आप उसको एग्जिट भी करते हैं तो बैकग्राउंड में चले जाते हैं और कंटिन्यूसली रन होते हैं. ओके,
बट कुछ म्यूजिक प्लेयर ऐसे है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, अगर आप लोगों को उसका स्क्रीन डिस्प्ले करना है, ऐप को टैप करो, कौन सा सॉन्ग प्ले हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन भी वहां पे रहता है। ओके, कॉल बैक एंड डिस्क्रिप्शन, लेट अस सी। जब हम ऑन स्टार्ट कमांड फायर करते हैं तो सिस्टम कॉल दिस मेथड व्हेन अनदर कंपोनेंट सच एज एन एक्टिविटी रिक्वेस्ट दैट द सर्विस टू बी स्टार्टेड बाय कॉलिंग स्टार्ट सर्विस। इफ यू implement this method, it's your responsibility to stop the service when its work is done by calling stop self or stop service method. So that is the part. On start के बाद आप लोग stop self तो method itself कर लेगी, stop service आपको externally call करना है। On bind, the on bind system call, okay, system call क्यों कहा जाता है इन मेथड को? Because that are operating system related methods. Okay, the on bind system call this particular method when another component wants to bind the service by calling bind service method. If you implement this method, you must provide an interface that client use to communicate with the service by returning iBinder object. You must always implement this method, but if you don't want to allow binding, then you should return. So that totally depend upon the app and app type, whether you want to bind or non-bind. So unbind I need not to explain. Bind होने के बाद obviously आप लोगों को free of करना है मेमोरी, तो unbind करो। कभी कभी क्या होता है, पहले बाइंड होता है फिर अनबाइंड होता है, एंड अगेन वो ऐप बैकग्राउंड में रन है तो इसलिए उसको रीबाइंड करना है। ऑन बाइंड कब होता है? पहली बार जब आप बाइंड करते हो तो ऑन बाइंड मेथड होता है। रीबाइंड क्या रहता है? सो सेकंड एक्टिविटी इज रनिंग एंड यू वांट टू बाइंड इट, मतलब बैकग्राउंड में म्यूजिक रनिंग है ऑलरेडी, फिर से आप बाइंड करना चाहते हो। आपने क्या किया, म्यूजिक प्लेयर शुरू किया, फिर उसको बैक बटन से प्रेस कर दिया, तो म्यूजिक प्लेयर शुरू किया तो वो बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बच रहा है और म्यूजिक प्लेयर पे आपको इन्फॉर्मेशन भी हो गया, ऑन बाइंड। ओके, फिर आपने बैक बटन प्रेस किया, म्यूजिक प्लेयर डिसअपीयर हो गया, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, फिर से आपने म्यूजिक प्लेयर को टैप किया तब वो रीबाइंड होता है, बिकॉज वो आपको स्क्रीन पे वो डिस्प्ले कर रहा है। देयर इज ऑन क्रिएट मेथड आल्सो। द सिस्टम कॉल दिस मेथड व्हेन सर्विस इज फर्स्ट क्रिएटेड यूजिंग ऑन स्टार्ट और कमांड, ऑन डिस्ट्रॉय व्हेन द सर्विस इज नो लॉन्गर। देयर आर कंटेंट प्रोवाइडर। A content provider component supplies data from one application to other on request. Such a requests are handled by methods of content resolver class. A content provider can use different ways to store its data, and data can be stored in a database, in files, or even over network. So content provider has this particular architecture in front of you. Obviously don't be afraid of this one, we are just taking this all information। अगर हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन तो हमारे पास होना चाहिए। प्रैक्टिकल कंपोनेंट में सिर्फ करते जा रहे हो, बिहाइंड बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उसका कोई नॉलेज नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेट अस टॉक अगेन about content provider that supplies data from one application to other on request। अपने आप नहीं देते, particular application XY asking to ABC application so they can communicate for data purpose। The content provider can use different ways to store its data and data, so let us say database activity। तो apps running रहेंगे foreground में, ब्लाइंडर मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, जो भी ऐप रहेंगे वो आपके, फिर आप लोगों को एक कंटेंट प्रोवाइडर मिलेगा और वो कंटेंट प्रोवाइडर आप लोगों को डिफरेंट तरीके के डेटा, या तो फाइल में से या फिर डेटाबेस में से, या पे एक सिर्फ एसक्यूएलाइट का एग्जांपल लिया बट मल्टीपल डेटाबेस है उसमें से डेटा रीड करने को हेल्प करेगा। समटाइम इट इज रिक्वायर्ड टू शेयर द डेटा अक्रॉस application। This is where the content provider becomes useful। Content provider let you to centralize content in one place and have many different application access as it is needed। So content provider behaves very much like an database where you can query, you can edit its content, or well, you can add or delete content using insert, update, delete, query, depending upon type of database you are using। अगर आप SQLite यूज करते हो तो ये चीजें आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन अगर MongoDB और बहुत सारी चीजें है जो आप लोग यूज कर सकते हो, उसमें क्वेरी करने का फॉर्मेट अलग है। बट बिल्ट इन मेथड्स आप लोगों को मोबाइल एंड्रॉइड में मिलती है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जिसमें आप लोगों को सिर्फ क्वेरी स्पेसिफाई करना है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस डेटा इज स्टोर्ड इन SQLite database because it is one of the cases। So I'm not aiming that you should use SQLite, but we can use this one or you can use MySQL, that is also different। A content provider is implemented as a subclass of content provider class and must implement a standard set of API that enables other application to perform transactions। तो जनरली आप लोगों का वो एक जावा फाइल बनेगा जहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर का आप कोड लिखोगे, उसका लेटर से
आप लोगों के ऐप का नाम यहाँ पे आएगा पब्लिक क्लास माई ऐप एंड दैट हैज टू एक्सटेंड द कंटेंट प्रोवाइडर। देन फिर इस पर्टिकुलर क्लास में आप लोग डेटाबेस का कोडिंग लिख सकते हो। ऑब्वियसली टू कनेक्ट विद द डेटाबेस यू विल रिक्वायर कनेक्शन स्ट्रिंग, जो हम लोगों ने डॉट नेट में पढ़ा था, इसको यहाँ पे बोलते हैं कंटेंट यूआरएल। द क्वेरी टू क्वेरी अ कंटेंट प्रोवाइडर, डेटाबेस को क्वेरी करने के लिए यू नीड टू स्पेसिफाई द क्वेरी स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ यूआरआई, यूनिफॉर्म resource invocation, okay, which has following format. Now यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर आप लोग उसको बोल सकते हैं, या फिर यूआरएल बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इस तरीके का आप लोगों का फॉर्मेट रहेगा, बिकॉज एक्सएमएल में भी आप लोग यूज करते हो। तो यहाँ पे आप लोगों का प्रीफिक्स रहेगा, फिर आप लोगों का डेटाबेस का टाइप ऑफ अथॉरिटी रहेगा, डेटा टाइप रहेगा और उसका आईडी रहेगा। हियर आर सम डिटेल्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ यूआरआई। प्रीफिक्स इज ऑलवेज सेट टू कंटेंट, ये वैल्यू ऐसे ही रहेगा। Authority specifies the name of content provider, for example, contact, browser, जहाँ से आप लोग third party content provider such as status provider, multiple रहेंगे। Data underscore type indicates that type of data that this particular provider provides. For example, if you are getting all contacts from contact content provider, then all paths should be people and URI would look like content colon slash slash contact slash people. ID is going to specify specific record which is requested by some other container, जो आप लोग request और response ले रहे हो values को pass करने। For example, if you are looking for the contact number 5 in the contact content provider, then URI would look like this: content contact people slash. To create the content provider, this involves number of simple steps to create your own content provider. First of all, you need to create content provider class that extend कंटेंट प्रोवाइडर बेस क्लास। ये ऑटोमेटिकली जब आप एक्सटेंड करते हो किसी क्लास को कंटेंट प्रोवाइडर से, तो उसका बेस क्लास सपोर्ट वहां पे मिल जाता है, विच इज कंटेंट प्रोवाइडर बेस क्लास। सेकंड, यू नीड टू डिफाइन योर कंटेंट प्रोवाइडर। ओके, उसका यूआरआई एड्रेस आप लोगों को चाहिए कि कहाँ पे आप लोगों का रिसोर्स है जिसपे आप लोग डेटा शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट, यू विल नीड टू क्रिएट योर ओन डेटाबेस to keep the content. Usually Android uses SQLite database by default, लेकिन आप दूसरे भी यूज कर सकते हो। Then you need to override on create method which will help or use SQLite open helper method to create or open provider database. When your application is launched, on create handler of each content provider is called on the main application thread. Next, you will have to implement content provider queries to perform different database specific operations. Finally, register your content provider in specific activity in provider tag, जो भी आप लोगों को वहाँ पे resource file मिलेगा उसमें। There is a list of methods that you can use, like content URI, insert, update, delete and query. तो on create से क्या रहेगा, content provider start होगा। Query से क्या होगा, we receive request from client, request is returned to cursor object। Insert से insert new record होगा, delete से delete होगा, update से update होगा। Get type से हम लोगों को डेटाबेस का मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सचेंज माइम टाइप जो बोलते हैं, वेदर इट इज अ टेक्स्ट, वेदर इट इज इमेज, वो इंफॉर्मेशन या डेटा मिलेगा। ओके, so broadcast receiver we will start on in next lecture. So I have just gone through very fast with the content provider, though it is very important how Android application is used to bind the database to database। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आपका होने वाला है, पर हम लोग इसके लिए एक सेपरेट प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें आप लोगों को सारी चीजें पता चलेगी कि हम लोग ऑन क्रिएट मेथड कहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्वेरी कहाँ पे यूज कर रहे हैं, यूआरआई कैसे यूज कर रहे हैं, इंसर्ट कैसे कर रहे हैं, एडिट कैसे कर रहे हैं, डिलीट कैसे कर रहे हैं, गेट टाइप कैसे कर रहे हैं। तो डोंट बॉदर, डोंट वरी राइट नाउ। ओके, ब्रॉडकास्ट रिसीवर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। डोंट वरी अबाउट कंटेंट प्रोवाइडर बिकॉज नाउ द सिस्टम इज इन प्लेस। We will execute all the practicals, all 100% practical, whatever specified by Mumbai University. So thank you very much, students, for patiently listening to today's lecture. I will stop my lecture now.